हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल एनर्जी फॉर नॉन रिजिड रोटेटर। जो हमने पहले पढ़ा था दैट इज रिजिड रोटेटर हमने पढ़ा था। तो रिजिड रोटेटर में हमने ये पढ़ा था कि हम किसी भी बॉन्ड के जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। जो हमने पढ़ा था सबसे फर्स्ट जो हमने रोटेशनल एनर्जी निकाली थी वो रिजिड रोटेटर के नहीं निकाली थी। रिजिड रोटेटर का मीन्स ये होता है कि जिसमें एटम्स जो होते हैं वो अपने पोजिशंस पे रिजिड होते हैं, उनका जो बॉन्ड होता है दैट इज रिजिड होता है। वो हमने पढ़ा था फर्स्ट में जब हमने पढ़ा था, ठीक है। उसमें रिजिड रोटेटर तो हमने उसको बोल दिया है क्योंकि उसके एटम्स हैं, उसके बॉन्ड्स हैं, वो रिजिड होते हैं और वो एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं। तब उसको हमने क्या बोला था, रिजिड रोटर बोला था। यानी रोटेट करता है इसलिए उसको रिजिड रोटेटर कहा जाता है। हम पढ़ रहे हैं नॉन रिजिड रोटेटर। अब हमारे पास देखो जो बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो ये बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होते हैं, नॉन रिजिड होते हैं। मतलब वो रिजिड नहीं होते हैं, कुछ एक्सटेंट तक वो क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं नॉन रिजिड। तो जो हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिजिड होते हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, उसको हम खींच सकते हैं, दैट मीन्स दे आर इलास्टिक होते हैं। तो सम एक्सटेंट उसको हम खींचेंगे। तो बॉन्ड्स जो होते हैं वो नॉन रिजिड होते हैं। एक्चुअली में कोई भी बॉन्ड रिजिड नहीं होता है, हम बॉन्ड्स को खींच सकते हैं ऐसे। उनके अंदर क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। जब तक उनके अंदर जितनी उनकी इलास्टिसिटी उनके अंदर जितनी होती है उतना तक हम उनको खींच सकते हैं। अगर उनको हमने ज़्यादा खींच दिया तो उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, एटम सारे फ्री हो जाएंगे। अगर उसको हमने ज़्यादा एक्सटेंट से खींच दिया किसी भी मॉलिक्यूल को, बॉन्ड्स क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा एंड एटम्स फ्री हो जाएंगे। तो बेसिकली जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है उनके बीच में। तो उनमें क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। तो एक्चुअली जो हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिजिड बॉन्ड हमारे पास होते हैं। देखो रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो हमारे पास चल रहा था, हमारे पास ये आई थिंक पार्ट फिफ्थ होगा मेरे ख्याल से। पार्ट फिफ्थ नहीं है तो मैं चेक करके दोबारा से चेक करके आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये हम नॉन रिजिड के निकाल रहे हैं, मीन्स हमारे पास जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के जो बॉन्ड्स होते हैं, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास, नॉन रिजिड। ये हम आपको बता चुके हैं। तो उस नॉन रिजिड रोटेटर की हम क्या निकालेंगे, रोटेशनल एनर्जी हम उसकी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले जो रिजिड रोटेटर था हमारे पास उसकी एनर्जी हमने निकाली थी, ये वाली रोटेशनल एनर्जी कितनी निकाली थी, h का स्क्वायर है 8 पाई का स्क्वायर i डिवाइड बाय j प्लस 1। तो ये हमने निकाली थी रिजिड रोटेटर की एनर्जी, निकाली थी रोटेशनल एनर्जी। अब ये जो हमने एनर्जी निकाल रहे हैं दैट इज नॉन रिजिड रोटेटर की। जो हमारे पास नॉन रिजिड रोटेटर है उसकी हमने एनर्जी फाइंड आउट की है। जो हमारे पास क्या आती है उसमें रिजिड रोटेटर की भी एनर्जी होती है, उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे दिस पर्टिकुलर एनर्जी, ठीक है, दिस पर्टिकुलर एनर्जी। देखो जैसे हमारे पास ये सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड ही तो जो हमारे ए और बी एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रेच होगा। वो क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये जो पर्टिकुलर एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड जो है ए बी मॉलिक्यूल हमारा रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा मॉलिक्यूल है ए बी मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड, ठीक है। जैसे ही हमारे पास एक्सिस है इसके अराउंड जो है जो हमारा मॉलिक्यूल है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। रोटेट करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा तो उसमें रोटेशन मोशन आएगा, वहां से रोटेशनल एनर्जी आएगी। हमने क्या माना है कि रियलिटी में हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं नॉन रिजिड होते हैं, तो यहाँ पर नॉन रिजिड की क्या आएगी, हमारे पास रोटेशनल एनर्जी भी आएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगी, रोटेशनल एनर्जी भी आएगी हमारे पास। दूसरा यहाँ पर जो मोशन होगा, जब किसी भी एक्सिस के अराउंड रोटेशन होता है तो उसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पर क्या होगा, फोर्स हमारे पास आएगा। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं जो क्या होते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे अवे फ्रॉम द सेंटर होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है यहाँ पर सेंटर में लगेगा और जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं ये क्रिएट होते हैं ड्यू टू रोटेशनल मोशन। जब हम कोई भी मोशन करते हैं, रोटेशनल मोशन करते हैं तो उस टाइम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आते हैं और उन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट होता है दैट इज v। ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट, सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट कहा जाता है। तो इस पूरे टर्म जो हमने ये एक्स्ट्रा ऐड की है, इस टर्म की हम बात करें, जो हमने ये एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर ऐड की है इस टर्म की हम बात करें दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पर जब नॉन रिजिड रोटेटर मूव करता है, रोटेशन मोशन करता है, तो वहां पर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं
तो वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहाँ पे क्या आता है, सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट आता है 32 होता है पाई के पावर 4 आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर और के फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, इसमें यूजुअल मीनिंग्स होते हैं, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, आई का स्क्वायर इनर्शिया होता है, आर का स्क्वायर रेडियस यानी बॉन्ड लेंथ होती है, के हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है, के हमारा क्या होता है फोर्स कांस्टेंट। तो के हमारा क्या होता है फोर्स कांस्टेंट होता है और जो हमारा आर होता है दैट इज हमारी क्या होती है बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट हमारा क्या था, इतना कांस्टेंट क्या था हमारा b दैट इज रोटेशन कांस्टेंट। तो ये जो हमारा इतना कांस्टेंट है ना, इतना j को छोड़ के दैट इज हमारा क्या है d डिस्टॉर्शन, क्या बोलते हैं डिस्टॉर्शन कोएफिशिएंट बोल सकते हैं इसको, या फिर सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट बोल सकते हो, क्योंकि जब नॉन रिजिड मॉलिक्यूल मूव करेगा तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट आएगा। उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, अगर इसको जूल में निकालना है तो हमारे पास यही वैल्यू रहेगी h की पावर 4 32 हो जाएगा, पाई की पावर 4 हो जाएगा, i का स्क्वायर r का स्क्वायर और k। ठीक है, अगर इसको तुमने क्या निकालना है पर सेंटीमीटर में निकालना है, d को पर सेंटीमीटर निकालना है, तो इस टर्म को क्या करोगे h से डिवाइड कर दोगे, h से डिवाइड करके क्या आ गया h क्यूब आ जाएगा, 32 आ जाएगा, पाई की पावर 4 एज इट इज, r का स्क्वायर भी एज इट इज, c आ जाएगा यहाँ पर, k तुम्हारे पास आ जाएगा। दिस पर्टिकुलर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट किसमें हो जाएगा पर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट जो हमारे पास ये कांस्टेंट है j से पहले, j की जो हमारे पास इक्वेशन है उससे पहले जितने भी हमारे पास ये पूरे टर्म है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट हमारे पास। अगर उसको हमने क्या किया जूल में निकालना है तो जूल में हमारा ये h की पावर 4 में रहेगा, अगर पर सेंटीमीटर में किसी भी चीज को पर सेंटीमीटर में निकालना है तो उसको हमने h से हमेशा डिवाइड करना है। ऐसे हमने b के साथ किया था, b को अगर हमने जूल में निकालना है तो हमारे पास ये रहेगा h का स्क्वायर में, अगर इसको हमने पर सेंटीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे h से उसको भी हम डिवाइड कर देंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा b को अगर हमें पर सेंटीमीटर निकालना है तब भी इसको क्या करना होगा h से डिवाइड करना होगा, h अपॉन में 8 पाई का स्क्वायर IC। ठीक है, तो ऐसे ही अगर b को पर सेंटीमीटर निकालना है, d को भी पर सेंटीमीटर निकालना है तो उसको h से हमने डिवाइड करना होगा उसकी इक्वेशन को, तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने b और d में रिलेशनशिप अगर निकालना है, b और d में अगर रिलेशनशिप निकालना चाहता है तो क्या आएगा, तो b जो होगा या d जो होगा एक दूसरे के कैसे इक्वल है 4b³ हो जाएगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर यानी म्यू बार का स्क्वायर है, वेव नंबर का स्क्वायर हमारे पास होता है। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशनशिप b और d के बीच में रिलेशनशिप आता है, क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो b और d के बीच में रिलेशनशिप निकालोगे, d = 4b³ होता है और म्यू बार का स्क्वायर होता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हमने एक एनर्जी इसमें से फाइंड आउट करनी है, एक एनर्जी हमें इसमें से निकालनी होती है तो उसके लिए भी हमारे पास है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास, वो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर आराम से। ठीक है, बाकी तुम इतना याद रखो क्योंकि तुम बीएससी में हो तो इतना ही सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, इससे ज़्यादा सफिशिएंट, ज़्यादा इसकी भड़क लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, इससे हम बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। देखो आर का स्क्वायर है, इस फॉर्मूले से हम बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। डी टर्म क्या होती है दैट इज डिस्टॉर्शन कांस्टेंट या फिर सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट बोल सकते हैं यहाँ से। के जो है दैट इज तुम्हारा क्या है फोर्स कांस्टेंट, के तुम्हारा क्या है फोर्स कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला भी तुम्हें पता होना चाहिए। फोर्स कांस्टेंट किसके इक्वल होता है तुम्हारा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं फिर भी बता देती हूँ, 4 पाई का स्क्वायर होता है, W का स्क्वायर होता है, C का स्क्वायर होता है, आई थिंक एक R टर्म भी यूज होती है दैट इज म्यू। म्यू यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होती है वेलोसिटी तुम्हारी होती है। ठीक है, क्या बोल रहे मैं, के तुम्हारा क्या होता है फोर्स कांस्टेंट होता है, फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला हमेशा याद रखना दैट इज 4 पाई का स्क्वायर होता है, W का स्क्वायर होता है दैट इज तुम्हारी क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है, C का स्क्वायर होता है और म्यू तुम्हारा रिड्यूस मास होता है। तो ये फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रखना क्योंकि फोर्स कांस्टेंट टर्म जो होती है वो हमेशा तब यूज की जाती है जब कोई बहुत ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो उसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होता है, कोई भी बॉन्ड वीक होता है तो उसका फोर्स कांस्टेंट बहुत ही कम होता है, ये बात हमेशा याद रखना अपने दिमाग में। ठीक है, तो फोर्स कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स के हमेशा क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तुम्हारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, हम इसके लिए पढ़ते हैं कि वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में क्या क्या पढ़ोगे तुम। ठीक है, वो भी हम इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, देखो इसके लिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें क्या करना है वो याद रखो तुम अपने दिमाग में। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हम पढ़ लेते हैं कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा,
ठीक है। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं, V1 होता है, V2 होता है, इनके अंदर ट्रांजिशंस होते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करता है V1 से V2 में ट्रांजिशन करता है, दैट इज हमारे पास क्या होता है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है। समझ रहे हो, दैट इज योर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। एब्जॉर्प्शन कौन से रेडिएशन का किया है इलेक्ट्रॉन में, दैट इज IR रेडिएशन का। तो IR रेडिएशन में जब भी कोई एब्जॉर्प्शन करता है तो उससे क्या होता है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है। एक बार हम पानी पी लेते हैं। देखो कहाँ थे हम, देखो हम क्या पढ़ रहे थे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमें पढ़ना है। तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा में तब ऑब्टेन्ड होगा जो ट्रांजिशंस तुम्हारे पास होंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के बीच में। ये जो ट्रांजिशन है ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के बीच में ये जो ट्रांजिशन हो रहा है वो तुम्हें देखना है कि कौन से रीजन में हो रहा है, दैट इज IR रीजन में होता है। मीन्स जो ये एनर्जी गैप होता है, दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो मैच करता है किससे, IR से। यानी IR क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन। जो तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ी थी उसके अंदर एक रीजन था दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशंस का। तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है वो एब्जॉर्प्शन करता है यहाँ पर ये पार्टिकल, क्योंकि ये जो एनर्जी गैप होता है ये एनर्जी गैप किससे मैच करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन से मैच करता है। इसलिए जो ट्रांजिशन होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस में होता है, इसलिए इसको वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस को हम क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड ट्रांजिशंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी से कहा जाता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम इसे कहते हैं। ये बात याद है, इसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशंस का ये एब्जॉर्प्शन करता है इसलिए इसको कहते हैं। पहली टर्म ये है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल जो है इंफ्रारेड ट्रांजिशंस करते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन ट्रांजिशंस वो करते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा वो मॉलिक्यूल शो करेंगे जो क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करते हैं। दूसरा वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे जिसमें क्या होता हो, चेंज इन डायपोल मोमेंट होता हो, चेंज इन डायपोल मोमेंट, जिनमें क्या होता हो, चेंज इन डायपोल मोमेंट होता है। वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं। तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा कौन कौन शो करेंगे उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा वही मॉलिक्यूल शो करेंगे जो क्या करते हो, इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्प्शन करते हो। ठीक है, तो जो क्या करते हो, इंफ्रारेड रेडिएशंस को क्या करते हो, एब्जॉर्प्शन करते हो। तो इन रेडिएशंस का जो एब्जॉर्प्शन करता है, इन रेडिएशंस का जो एब्जॉर्प्शन करेगा वही क्या शो करेगा, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा शो करेगा दोज मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, चेंज इन मोमेंट होती है। यानी जब तुम वाइब्रेशंस करते हो, वाइब्रेशन मोशन कौन सा होता है, वाइब्रेशन मोशन जो होता है उसमें पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के अराउंड क्या होते हैं, फिक्स होते हैं और वो क्या करते हैं, टू फ्रो मोशन करते हैं अपने मीन पोजीशन के अराउंड। ठीक है, जैसे ये हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल हमारे पास होता है, इसकी मीन पोजीशन ये होती है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा मॉलिक्यूल। तो ये क्या करता है, अपनी मीन पोजीशन जो होती है, जो इसकी मीन पोजीशन है, इस मॉलिक्यूल की ये जो मीन पोजीशन होती है इसे क्या करता है, वो इधर मूव कर जाता है, इधर मूव कर जाता है। जैसे पेंडुलम होता है, जैसे जो घड़ी होती है ना, बड़ी वाली घड़ी जो होती है उसमें नीचे एक लटका होता है ऐसे पेंडुलम, ऐसे टू फ्रो मोशन करता है, एक बार आगे जाता है एक बार पीछे जाता है, आगे पीछे आगे पीछे। तो ये जो टू फ्रो मोशन होती है ना, कौन सी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। तो जो ये टू फ्रो मोशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। जो तुम्हें मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलती है दैट इज हमारे पास क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन होती है। ठीक है, तो जो टू फ्रो मोशन होती है उसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन मोशन बोलते हैं। उस वाइब्रेशन मोशन में कैसे हो रहा है, ड्यू टू वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। तो जब ये वाइब्रेशन करता है, ये मॉलिक्यूल जब मूव करता है, ये तभी वाइब्रेशन मॉलिक्यूल, इसमें वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा तभी शो करता है जब इसकी डायपोल मोमेंट में चेंज होता है। ठीक है, डायपोल मोमेंट चेंज करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है, ए और बी। वो मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास H2 हैं, O2 हैं, हीलियम तो डायटोमिक नहीं है, दो केस पड़ेंगे हमारे पास, वही होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, H2, O2, N2, ये मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, डायटोमिक भी हैं। देखो, दो नाइट्रोजन, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन। ठीक है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल तो हैं ये। ठीक है, साथ में क्या, होमोन्यूक्लियर, जिनके जो न्यूक्लियस है, जिनके जो एटम्स हो गए हैं सेम हैं। जैसे दोनों हाइड्रोजन हैं,
दोनों ऑक्सीजन है, दोनों नाइट्रोजन है। तो जो भी तुम्हारे होमो न्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डायपोल मोमेंट क्या होती है, जीरो। इन मॉलिक्यूल्स की डायपोल मोमेंट क्या होती है, जीरो ऑफ कोर्स, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। दो एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, सेम। हाइड्रोजन 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 की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम होती है। इसकी भी 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसकी भी 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। ना उसको अट्रैक्ट करेगा ना उसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो डाइपोल तो क्रिएट होगा नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम होती है। तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो सेंटर में रहेगा। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कहाँ रहेगा, यहाँ सेंटर में रहेगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी डाइपोल क्रिएट नहीं होगा, तो इनकी जो डाइपोल मोमेंट होती है वो जीरो होती है। तो डाइपोल मोमेंट इनकी ऑलरेडी जीरो होती है, तो डाइपोल मोमेंट वैसे ही इनकी जीरो होती है, इनकी डाइपोल मोमेंट वैसे ही जीरो डाइपोल मोमेंट होती है। जब वाइब्रेशन मोशन करेगा ये मॉलिक्यूल तो उसमें चेंज इन डाइपोल मोमेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है। जब डाइपोल मोमेंट ही जीरो है तो उसको चेंज क्या करोगे, खाक जीरो, ठीक है। सेकंड होता है तुम्हारा हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। दूसरा कंसेप्ट क्या है, हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक जो मॉलिक्यूल है उसमें दोनों एटम क्या हैं, डिफरेंट हैं। जैसे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, NO मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, या फिर तुम्हारा CO2 मॉलिक्यूल हो गया। अब इसने डायटोमिक बोला है तो हमें डायटोमिक ही ले लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। HCl हो गया हमारे पास, HBr हो गया, ठीक है, OH हो गया। इसमें ध्यान से देखो, इनमें डाइपोल मोमेंट है क्योंकि दोनों एटम्स जो है डिफरेंट हैं। NO ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों डिफरेंट एटम, डाइपोल क्रिएट होगा, यहाँ पे डाइपोल क्रिएट, यहाँ पे डाइपोल क्रिएट, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है तो यहाँ पर नेगेटिव पोल, यहाँ पे पॉजिटिव पोल, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, तो इस तरह से डाइपोल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर है तो इसमें क्या होगा, डाइपोल मोमेंट है इसमें, तो इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है तो चेंज भी होगी। कब चेंज होगी, जब क्या करेगा, वाइब्रेशन मोशन करेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे क्या बात हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं इस मॉलिक्यूल में कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसमें डाइपोल मोमेंट है क्योंकि दोनों एटम्स हमारे डिफरेंट है, डिफरेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो उसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें डाइपोल मोमेंट है, तो जब डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल में है तो जब वो वाइब्रेशन मोशन करेगा मॉलिक्यूल जब टू फ्रो मोशन करेगा, वाइब्रेशन मोशन करेगा, तो उस टाइम पे चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगी, तो डाइपोल मोमेंट भी चेंज होगी, क्योंकि टू फ्रो मोशन करने से क्या होता है, चेंज इन बॉन्ड लेंथ होता है। और डाइपोल मोमेंट तुम्हारी क्या होती है, डाइपोल मोमेंट क्या होती है तुम्हारे पास, डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होती है, चार्ज का मल्टीप्लाई होती है और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होती है। उसके बीच में जो चार्ज होता है Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव और डिस्टेंस, ठीक है। दोनों एटम्स का जो चार्ज होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है डिस्टेंस से, उन दोनों एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है। ऑफ कोर्स डिस्टेंस तुम्हारी चेंज होगी क्योंकि जब तुम टू फ्रो मोशन करोगे वाइब्रेशन मोशन में बॉन्ड लेंथ जो होती है इंक्रीज डिक्रीज होती है, तो वहां पर तुम्हारी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी वाइब्रेशन मोशन से, जिससे क्या होगा तुम्हारी डाइपोल मोमेंट पहले से ज्यादा हो जाएगी, डाइपोल मोमेंट में चेंज आ जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट अगर तुम्हारी चेंज होती है, डाइपोल मोमेंट अगर तुम्हारी चेंज होती है तो वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, तुम्हारे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देंगे, वो मॉलिक्यूल क्या देंगे तुम्हें, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा देंगे। समझ में आया, जब टू फ्रो मोशन करोगे तो उससे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी मॉलिक्यूल की अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो दैट मींस बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डाइपोल मोमेंट भी तुम्हारी चेंज हो जाएगी क्योंकि तुम्हारी बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, बॉन्ड लेंथ चेंज होने से डाइपोल मोमेंट चेंज हो, डाइपोल मोमेंट अगर चेंज होती है तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा आएगा, तो वो मॉलिक्यूल वाइब्रेशन ट्रांजिशन करते हैं जिसमें क्या होता है, चेंज इन डाइपोल मोमेंट होती है। ये हमने पढ़े हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल जो हैं डाइपोल मोमेंट शो करते हैं और कौन कौन से डाइपोल मोमेंट चेंज होने से वाइब्रेशनल ट्रांजिशन शो करते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसकी हम बात करेंगे, कैसे कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है और कैसे उसकी डाइपोल मोमेंट में चेंज आता है, ठीक है। सबसे पहले याद रखो हमारे पास क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम बात करते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने लिया, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से हमारे पास चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, जैसे हमारे पास कोई स्प्रिंग होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होता है, कोई स्प्रिंग हमारे पास होता है, तो ये जो हमारे पास स्प्रिंग होता है इसको हमने क्या किया, एक्सटेंड किया, हमने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करना भी हमारे पास क्या होता है, वाइब्रेशन मोशन होता है, इनको हमने क्या किया, स्ट्रेच किया। तो ये डिस्टेंस हमारे पास है, पहले यहाँ पे थे,
ये जो डायपोल मोमेंट होती है एक्स, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमने की यहाँ पर, इतना हमने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया। हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग था हमारे पास, इस स्प्रिंग को हमने क्या किया, स्ट्रेच किया। स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करेंगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो हमने क्या की, इसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट की, इस मॉलिक्यूल में हमने क्या की, एक्स डिस्प्लेसमेंट की। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ फिजिक्स में पढ़ा होगा। हुक्स लॉ ये कहता है कि जब तुम, हुक्स लॉ ये कहता है कि जब भी तुम किसी भी स्प्रिंग को, ठीक है, हुक्स लॉ ये कहता है कि जब भी तुम किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो उसकी डायपोल मोमेंट जो होती है वो, सॉरी, उसकी डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो चेंज होती है। जब किसी भी स्प्रिंग को तुमने स्ट्रेच किया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई ना, मतलब डिस्टेंस उसकी इंक्रीज हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई उस मॉलिक्यूल में। तो डिस्प्लेसमेंट, जैसे ही तुम उसमें डिस्प्लेसमेंट करोगे तो उसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर एक स्टोर्ड रिस्टोरिंग फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स को तुम खींचोगे वैसे उसमें अट्रैक्टिव फोर्स रखते हैं, वापस से मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो जैसे ही स्प्रिंग को तुम स्ट्रेच करोगे तो डिस्प्लेसमेंट की तुमने, ठीक है, जैसे तुम किसी स्प्रिंग को क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुई तो वो क्या कहता है हुक्स लॉ कि उस मॉलिक्यूल, उस स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। जितने ज़्यादा तुम डिस्प्लेसमेंट करो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बढ़ जाता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट करो वैसे वो वैसे खींच लेता है। तो इसने ये कहा है उस लॉ ने कि फोर्स होता है उसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। एक्स तुमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट की, स्प्रिंग को तुमने क्या किया, एक्सटेंड किया, खींचा अप टू एक्स डिस्प्लेसमेंट, यानी तुमने उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट था उसको तुमने खींचा तो वापस से क्या होगा, इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स है, इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, एक फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है जो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ, ठीक है। तो इस स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स हो क्या करेगा, अपने आप को अट्रैक्ट करेगा, आपस में मॉलिक्यूल्स को वापस से अट्रैक्ट करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स वापस से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और वापस से स्प्रिंग क्या आ जाएगा, अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो वापस से स्प्रिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, ओरिजिनल स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग हमारे पास वापस आ जाएगा। तो जितना तुम उसको खींचोगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसमें। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स की हो जाएगा। के तुम्हारे पास क्या है यहाँ पर, फोर्स कांस्टेंट, ये तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने के लगा दिया, यहाँ पर माइनस क्यों है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। नेगेटिव साइन हमेशा याद रखना, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए हमेशा यूज किया जाता है। उसके बाद हमें याद रखना है कि जो भी ये स्प्रिंग ने मोशन किया, स्प्रिंग ने क्या किया, मोशन किया, वाइब्रेशनल मोशन, तो उसमें जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज वो क्या होती है 1/2 के एक्स का स्केयर होती है वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास स्प्रिंग के अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उस मॉलिक्यूल के अंदर, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो हमने यहाँ पर बताया है कि हमारे पास कितनी होती है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया है इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो वाइब्रेशन जो मोशन करते हुए स्प्रिंग का जब तुमने डिस्प्लेसमेंट किया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 1/2 के एक्स का स्केयर होता है, ठीक है। उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी अगर पूछी जाती है तो वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी होती है वो भी तुमने याद रखना है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है तुम्हारी v प्लस हाफ एच न्यू होती है। v क्या होता है तुम्हारा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, दैट इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। और एच न्यू तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है c/1 लैम्डा होती है। तो ध्यान से देख रहे हो कि जो तुम्हारी रीस्टोरिंग जो फोर्स होता है, इसमें स्प्रिंग में हमने पढ़ लिया है, जो स्प्रिंग होता है जब तुम मोशन किया, तुमने वाइब्रेशन मोशन किया तो वाइब्रेशन एनर्जी भी होती है उसमें। तो ये वाइब्रेशन एनर्जी क्या है, वाइब्रेशन एनर्जी इक्वल टू में v प्लस में हाफ एच न्यू तुम्हारे पास होती है, न्यू तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, एच लेंथ कांस्टेंट है, v तुम्हारा क्या वाइब्रेशन क्वांटम नंबर होता है। वाइब्रेशन क्वांटम नंबर क्या होता है तुम्हारा, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर को v से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3 होती है। यानी वाइब्रेशन क्वांटम नंबर वैसे ही है तुम्हारा जैसे तुम्हारा उसमें j था। रोटेशन स्पेक्ट्रा अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा, मेरे ख्याल से तुम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, फाइनल ईयर इस बारी ढीठ क्लास है, सबसे ढीठ क्लास है, ना तो लेक्चर्स देखती है ना ये पढ़ती है, कुछ भी इनके आसार नहीं है, वैसे पता नहीं कैसे करेंगे भगवान जाने। तो ये लेक्चर सारे देखो क्योंकि पेपर में कुछ नहीं आने वाला तुम्हें। तो वाइब्रेशन क्वांटम नंबर हमें देखना है, जैसे तुमने रोटेशन स्पेक्ट्रा किया था उसमें क्या था,
रोटेशनल कांस्टेंट था हमारे पास, जे की वैल्यूज थी वहां पर J0 1 2 3 था, तो जो एनर्जी लेवल्स थे वहां पर हम उसकी वैल्यूज देखते थे, J0 है तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, J1 है तो सेकंड एनर्जी लेवल, इस तरह से हमारे पास होता है। वैसे वाइब्रेशन क्वांटम नंबर है कि वाइब्रेशन क्वांटम नंबर जब 0 होगा तो हमारी ग्राउंड स्टेट हो जाएगी, V1 हो जाएगा, V2 होगा, इस तरह से हमारे एनर्जी लेवल्स बनेंगे डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ V। वाइब्रेशन क्वांटम नंबर की वैल्यूज के बेसिस पे हमारे एनर्जी लेवल्स बनेंगे। ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है किसके इक्वल होती है, सी अपॉन लैम्डा, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट होती है डिवाइड बाय लैम्डा, वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ के इनवर्स क्या होता है, वेव नंबर। तो वेव नंबर यहाँ पर आ जाएगा हमारा, वेव नंबर को हम CWE से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेव नंबर मेंशन कर सकती हूँ इस फॉर्मूले के अंदर, क्या मेंशन कर सकती हूँ, V प्लस में हाफ H C, ये हमारा आ जाएगा वेव नंबर आ जाएगा, दैट इज वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वाइब्रेशन एनर्जी है, वाइब्रेशन एनर्जी हमने क्या किया, इस फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को पुटअप किया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी अपॉन लैम्डा होता है, लैम्डा का इनवर्स क्या होता है, वेव नंबर होता है, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा क्या हो जाएगा, वेव नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो वेव नंबर C इज इक्वल टू में WE भी तुम्हारा वेव नंबर ही है, ठीक है। WE और जो ये V बार है ये दोनों सेम चीज है, इनको अलग मत समझने लग जाना, ये भी वेव नंबर है, ये भी वेव नंबर, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म और कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा वेव नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, V की वैल्यूज पुटअप करो, 0 पुटअप करो, 1 पुटअप करो, तो जब हमने यहाँ पर V की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल देखो कौन सी होगी, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो हाफ HC ओमेगा E हो जाएगा। दैट मीन्स ये है कि जो तुम्हारी ग्राउंड वाइब्रेशनल स्टेट है, जब तुमने वाइब्रेशन क्वांटम नंबर को 0 किया, जब तुमने वाइब्रेशन क्वांटम नंबर को 0 किया, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू 0 पुटअप करो, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर 0 है, तो इस फॉर्मूले में वाइब्रेशन क्वांटम नंबर की वैल्यू पुटअप करो, 0 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ हो जाएगा, HC W हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू 0 पुटअप की तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, हाफ HC ओमेगा E। दैट मीन्स ये है कि जो हमारी ग्राउंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होती है वो कभी 0 नहीं होती है, वो किसके इक्वल होती है, हाफ HC ओमेगा E। दैट मीन्स ये होती है जब तुम कोई भी मोशन करते हो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जो टेम्परेचर है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, पेपर में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे वो देखो ध्यान से, जितने भी मोशन करते हो, जितने भी मोशंस होते हैं वो सारे 0 हो सकते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, लेकिन वाइब्रेशन एनर्जी कभी भी 0 नहीं होती है, उसका कंसेप्ट यही देख लो अभी ध्यान से देखो। हमने जब हमने V0 पुटअप किया तो क्या हमारे पास एनर्जी 0 आई है, नहीं आई, दैट मीन्स ग्राउंड वाइब्रेशनल एनर्जी होती कभी 0 नहीं होती। तो ग्राउंड वाइब्रेशनल एनर्जी जो आई हमारे पास, ग्राउंड वाइब्रेशन एनर्जी E नॉट, ये हमारे पास क्या आती है, हाफ HC ओमेगा E, दैट मीन्स ये 0 नहीं होती। तो वाइब्रेशनल एनर्जी जो होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी नेवर 0, नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं होती है। इसका कहने का मतलब ये होता है, ठीक है, समझ रहे हो। जब हमने V की वैल्यू यहाँ पर पुटअप की, इस फॉर्मूले में हमने वाइब्रेशन क्वांटम नंबर की वैल्यू पुटअप की, जो क्या होता है, सिंपल इंटीजर होता है, 1 2 3 इसकी वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर हमने 0 पुटअप किया, 0 पुटअप करने के बाद 0 पुटअप मतलब लोएस्ट वैल्यू क्या है इसकी, 0, तो 0 पुटअप करने के बाद हमारे पास हाफ HC ओमेगा E आया। दैट मींस वाइब्रेशनल जो ग्राउंड स्टेट की वाइब्रेशन एनर्जी होती है वो 0 कभी नहीं होती है, देखो दैट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई है, हाफ HC ओमेगा E, दैट इज हाफ HC ओमेगा E, दैट मींस ये कभी 0 नहीं होती। दैट मीन्स अगर तुम टेम्परेचर को 0 भी कैलकुलेट कर दोगे ना, टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस भी कर दोगे, तो रोटेशनल मोशन, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन, वो सारे 0 हो जाएंगे, रोटेशनल एनर्जी सारी एनर्जी 0 हो जाएगी, बट जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी नेवर 0, ये बात याद रखना। जब तुम टेम्परेचर 0 कर देते हो तो सारे मोशन तुम्हारे रुक जाते हैं, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, कोई भी मोशन हो, सारे के सारे मोशन जो होते हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कोई भी एनर्जी नहीं होती है, तो वो मोशन नहीं करेंगे। रोटेशनल एनर्जी नहीं होगी रोटेशनल मोशन करने के लिए, ट्रांसलेशनल एनर्जी नहीं होगी ट्रांसलेशनल मोशन करने के लिए। लेकिन क्या होता है, एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, ग्राउंड वाइब्रेशन एनर्जी सबसे लोवेस्ट एनर्जी जो होती है, हाफ HC ओमेगा E। दैट मींस ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन में, 0 पॉइंट एनर्जी बताओ, दैट इज 0 पॉइंट एनर्जी, ये क्वेश्चन भी आता है कि 0 पॉइंट एनर्जी बताओ, तो ये कितनी होती है, 0 पॉइंट एनर्जी जो होती है E नॉट इज इक्वल टू में क्या होता है, हाफ HC ओमेगा E, ये हमारे 0 पॉइंट एनर्जी होती है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से अपनी नोटबुक में कि जीरो पॉइंट एनर्जी होती क्या है। जीरो पॉइंट एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ग्राउंड वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, दैट इज नेवर जीरो एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी वाइब्रेशन मोशन होता है, और कोई मोशन हो ना हो लेकिन वाइब्रेशन मोशन जो होता है उसमें जरूर होता है। ठीक है, ज्यादा लंबी तो नहीं होगी ये वीडियो। देखो तो जीरो पॉइंट एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, E नॉट इज इक्वल टू हाफ एच सी ओमेगा ई। दैट मीन्स जीरो पॉइंट एनर्जी जो होती है कभी भी जीरो नहीं होती है, वाइब्रेशन मोशन जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी होता है। ये बात हमने यहाँ पर पढ़ी। और न्यू और हमने कोई ऐसा टॉपिक है जो पढ़ना हो, हाँ, v की वैल्यू पुटअप करते जाओ, v की वैल्यू 0 रखो, v की वैल्यू 1 रखो, v की वैल्यू 2 रखो, v की वैल्यू 3 रखो, इस तरह से वाइब्रेशन एनर्जी लेवल निकालो। तो जब 0 रखी तब क्या आई, 1/2 एच सी ओमेगा ई आई। जब 1 रखोगे तब हमारे पास क्या हो जाएगी, 3/2 एच सी ओमेगा ई। में जल्दी देख रहे हो, वैल्यू पुटअप करके देख लेना। E2 क्या हो जाएगी, 5/2 ऑड में चलते रहना, एच सी ओमेगा ई। E3 7/2 एच सी ओमेगा ई। समझ रहे हो? ठीक है, हमने क्या किया, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर जो इस वाइब्रेशन क्वांटम में यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते रहेंगे। v0 v1 पुट कर दोगे, v2 पुट कर दोगे, v3 इस तरह वैल्यू पुटअप करोगे। 0 पुटअप की तो ये वैल्यू आएगी, 1 पुटअप की तो ये वैल्यू आएगी, 2 पुटअप की तो ये आएगी, 3 पुटअप की तो ये आएगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्राफ हमारे पास प्लॉट हो जाएगा। तो उस ग्राफ का हमेशा याद रखना है। तुम्हारे पास उस ग्राफ में क्या आएगा, ये 0 पे है तो हाफ एच सी ओमेगा ई आ जाएगा, ये तुम्हारे पास 3/2 एच सी ओमेगा ई हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा ओमेगा ई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7/2 एच सी ओमेगा ई। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वैल्यूज हो जाएंगी। ये कब है, जब v0 है, v1 है, v2 है, v3 है। इनमें क्या होती है, इक्वल स्पेसिंग होती है। बात में याद रखो, डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ पर एक का डिफरेंस होगा, सभी एनर्जी लेवल में क्या होगा, एक का डिफरेंस होगा। ये बात याद रखना। जितने भी वाइब्रेशन ट्रांजिशंस होते हैं, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसमें जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है वो सिर्फ 1 ही होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रही हूँ तो अपना देख लेना ध्यान से। क्लासेस तो बिल्कुल भी नहीं लगाते हो, बुक तो सारे के सारे। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है सिलेक्शन रूल। देखो मैं फास्ट फास्ट करवा रही हूँ, समझ जाना, नहीं तो मैं कॉलेज में आके पूछ लेना। एक हमारे पास है सिलेक्शन रूल। इसका सिलेक्शन रूल क्या कहता है, सिलेक्शन रूल तो यही कहता है सिर्फ कि जो ट्रांजिशन होता है डेल्टा की इज इक्वल टू +-1 ही अलाउड होता है। दैट मींस जब तुम ट्रांजिशन करोगे तो जैसे तुम ट्रांजिशन करना चाहते हो, ये है, ये है, ये है, ये है, v0 v1 v2 v3। ठीक है, देखो ये कहता है सिलेक्शन रूल कहता है जो v यानी वाइब्रेशन क्वांटम नंबर में जो चेंज होगा दैट इज डेल्टा। चेंज इन वाइब्रेशन क्वांटम नंबर क्या होगा, 1 होगा हमेशा, चाहे -1 हो चाहे +1 हो। अगर चेंज इन w v जो है वो +1 आता है, चेंज इन v जो है -1 आता है, तो इस टाइम पे एब्जॉर्प्शन होता है। जब प्लस आता है और इस टाइम पे क्या होता है, एमिशन होता है। ये बात हमें याद रखना। जब चेंज इन वाइब्रेशन क्वांटम नंबर प्लस आता है तो उस टाइम पे एब्जॉर्प्शन होता है। जब डेल्टा v चेंज जो होता है -1 आता है तो एमिशन होता है। ऐसे ही हमारे पास डेल्टा j में होता है, डेल्टा j अगर +1 आता है तो एब्जॉर्प्शन होता है, डेल्टा j -1 होता है तो एब्जॉर्प्शन होता है। ये बात याद रखना। दूसरा सिलेक्शन ये कहता है कि जो तुम ट्रांजिशन करोगे हमेशा 0 से 1 में ट्रांजिशन करोगे, 1 से 2 में करोगे, 2 से 3 में करोगे, जो चेंज इन वाइब्रेशन क्वांटम नंबर हमेशा 1 होना चाहिए। 0 से 1 में करोगे, 0 से 2 में नहीं कर सकते तुम। ठीक है, अगर तुम कोई भी ट्रांजिशन कर रहे हो 0 से 1 में ट्रांजिशन कर रहे हो, अगर कोई भी ट्रांजिशन तुम 0 से 2 में कर रहे हो, 0 से 1 में करते हो तो उसमें क्या मिलते हैं तुम्हें, फंडामेंटल एनर्जी लेवल्स मिलते हैं। फंडामेंटल ट्रांजिशन उसे कहा जाता है, फंडामेंटल ट्रांजिशन उसे कहा जाता है। अगर 0 से 2 में करते हो तो ये तुम्हारे पास क्या आता है, फर्स्ट ओवरटोन आता है, दैट इज फर्स्ट ओवरटोन उसे कहा जाता है। 0 से 3 में करोगे तो तुम्हारे पास सेकंड ओवरटोन आएगा एंड सो ऑन। ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अगर तुमने 0 से 1 में ट्रांजिशन किया यानी 0 to 1 में ट्रांजिशन किया यानी 0 ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल टू तुमने फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल में तुमने ट्रांजिशन किया तो उसको क्या बोलोगे, फंडामेंटल ट्रांजिशन। 0 से 1 में ट्रांजिशन किया तो फंडामेंटल ट्रांजिशन, 0 से 2 में ट्रांजिशन किया तो दैट इज फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा, 0 से 3 में ट्रांजिशन किया तो दैट विल बी सेकंड ओवरटोन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये याद रखना कि हमने क्या पढ़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। लंबी तो नहीं होगी वीडियो। ठीक है, इसमें एक टॉपिक और देख लेती हूँ, अगर मैं करवा पाऊंगी आपको, ऐसा कुछ मैंने छोड़ दिया वो। देखो इतना ही करो आज के लिए, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।